साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सबका फिर से स्वागत। साथियों बीएसटीसी और पीटीटी की संपूर्ण कोर्स की फ्री कक्षाओं की श्रृंखला में मैं विषय हिंदी की अगली कक्षा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने वर्णों के उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्गीकरण को पढ़ा था और उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम वर्णों का अन्य प्रकार से आगे के वर्गीकरण को जारी रखेंगे। साथियों वर्ण वर्गीकरण में उच्चारण स्थानों का जितना महत्व है उसके अलावा उसके आगे के कुछ और विभाजन है जिनका थोड़ा थोड़ा सामान्य ज्ञान हमारे कई प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। जैसे कि अक्सर प्रश्नों में हम पूछते हैं पूछा जाता है हमसे कि श्वास वायु के आधार पर वर्णों को किन भागों में बांटा गया है। कंपन या स्वर यंत्रियों की स्थिति के आधार पर वर्णों को किन भागों में बांटा गया है। स्पेशली बीएसटीसी और पीटीटी के स्टूडेंट के लिए इन टॉपिक से जो सामान्य प्रथम पंक्ति के प्रश्न बनते हैं उन पर पकड़ बनाए रखना काम का होगा। आगे की उच्च स्तर की परीक्षाओं तक जाने पर यहाँ का विभाजन जो है वो और भी जटिल और कठिन हो जाता है। आप पर मैं कोई भी जटिलता या कठिनता थोपे बिना सरल और सबसे साधारण तरीके से वर्ण विचार के टॉपिक को आज की कक्षा में पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा में वर्ण वर्गीकरण का अगला आधार। तो नेक्स्ट आज अपना आधार रहेगा स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर यंत्री में कंपन के आधार पर आज का जो वर्ण वर्गीकरण का अपना जो पहला आधार रहेगा वो है स्वर यंत्रियों में कंपन, यानी जहां से ध्वनि स्वर यंत्र से उत्पन्न होती है, ध्वनि के उत्पन्न होते समय अगर कंपन होती है तो ऐसे वर्णों को क्या कहेंगे, और अगर कंपन नहीं होती है तो उस टाइप के वर्णों को क्या कहेंगे। इस आधार पर पूरी की पूरी वर्णमाला यानी कि 44 जो कुल वर्ण होते हैं उन पूरे वर्णों को विभाजित किया जाता है। आधे वर्णों को कंपन होने वालों में रखा जाता है, आधे को गूंज नहीं होने वालों में रखा जाता है। तो स्वर यंत्रियों या कंपन के आधार पर वर्णों को किन भागों में विभाजित किया गया है, कौन से प्रकार बताए गए, पहला प्रश्न यहीं से बनता है। तो साथियों ध्यान रहे इस आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। साथियों जो घोष वर्ण होते हैं इनको सघोष वर्ण भी कह दिया जाता है, जिसमें घोष साथ में रहे। अब घोष शब्द जो है हमने कई बार सुना होता है कि रण घोष हो गया, तो घोष का मतलब होता है नाद या गूंज। घोष का अर्थ क्या होता है, नाद या गूंज। तो स्वर यंत्रियों में अगर नाद होती है, गूंज होती है, कंपन होती है, उन वर्णों को तो कहेंगे घोष, और जिन वर्णों में नाद या गूंज नहीं होती है उच्चारण के समय उनको कहते हैं अघोष। नाद या गूंज नहीं होती। परिभाषा इसी प्रकार रहती है कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर यंत्रियों में कंपन, नाद या गूंज उत्पन्न होती है उनको घोष वर्ण कहते हैं या सघोष वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर यंत्रियों में गूंज या कंपन, नाद नहीं होता उनको अघोष वर्ण कहते हैं। अब वर्णों के इस वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि घोष वर्णों के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं पूरी वर्णमाला में और अघोष के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो साथियों देखिए इनके अंदर अपनों को साधारण से साधारण तरीके से बांटना है व्यंजन और स्वरों को। तो देखिए सबसे पहले घोष के अंतर्गत हम वर्गीय व्यंजनों को लेते हैं कि वर्गों के जो 25 व्यंजन होते हैं स्पर्शी, उनमें से घोष के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो ध्यान रखना वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये जो व्यंजन है। अब तीसरे, चौथे और पांचवे से क्या मतलब है, तो देखिए जैसे अपने क वर्ग लिया तो क वर्ग के अंदर क ख पहला और दूसरा रहे, फिर ग घ और अंग जो रहेगा वो तीसरा, चौथा और पांचवा रहेगा। तो ट्राई करके देखिए कि तीसरे, चौथे और पांचवे में क वर्ग, च वर्ग, त और प सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण के उच्चारण के समय घोष या नाद उत्पन्न होता है या नहीं। तो क ख को छोड़िए और फिर बोलिए ग घ और अंग, फिर च छ को छोड़कर ज झ य। इनकी जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि के कारण अपनी स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। अर्थ ये हुआ कि इन तीनों के उच्चारण के समय नाद या गूंज उपस्थित रहता है, अर्थात इन तीनों को हम किसके साथ रहेंगे, घोष वर्णों के साथ। और इसके आगे अब कौन से रहते हैं, तो स्पर्शों के बाद आते हैं अंतस्थ। तो अंतस्थ वर्णों को चारों को यहां पर रखा जाएगा कि य व र और ल, ये चारों के चारों घोष वर्णों के अंतर्गत आएंगे।
फिर इसके आगे कौन से रहते हैं? तो यर लव को भी आप देख कर देखिए, यवरल मैंने लिख दिया संस्कृत के हिसाब से, यर लव लिखिए आप, यर लव हिंदी में इस प्रकार से। ये चारों के चारों जो अंतस्थ व्यंजन है, ये घोष के अंतर्गत आते हैं। इनको बोलते समय भी स्वर यंत्रियों में गूंज, नाद, कंपन या घोष होती है। देखिए य, र, ल और व चारों को बोलते समय गूंज या कांप होती है, कंपन होती है, अर्थात इनको घोष के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा जो अगले उष्म चारों होते हैं, उष्म घोष नहीं होते, उष्मों का उच्चारण करते समय किसी प्रकार की कंपन नहीं होती है, बल्कि मुख से गर्म वायु बाहर आती है, वो हमने पहले बात की थी, अर्थात वो अघोष में चले जाएंगे। तो आगे हम क्या देखें कि पूरी की वर्णमाला में क्या बचे? पूरे के पूरे स्वर बचे। तो ध्यान रखना, सभी स्वरों के उच्चारण के समय हमारे कंठ में गूंज होती है, हमारे स्वर यंत्रियों में कंपन होती है, नाद या गूंज होती है। तो सभी के सभी स्वर जो हैं वो घोष वर्णों के या सघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इनकी पूरी संख्या कितनी होती है, उससे पूर्व एक और कि तीन स्पर्शों में से ये 15 हो गई, क्योंकि एक वर्ग के अगर 3 वर्ण घोष में शामिल होते हैं तो पांचों वर्णों के, पांचों वर्गों के 15 वर्ण जो है घोष में शामिल हो गए। 4 ये हो गए और 11 स्वर हो गए। अब इनके अलावा एक होता है ह। ह का उच्चारण करते समय देखिए श, स, स, ह। तो ये पहले जो 3 स बोले, इनका उच्चारण अलग प्रकार से होता है, जबकि ह के उच्चारण के समय घोष होता है, नाद होता है या गूंज होती है। अब आप इसको ट्राई करके देखना कि चारों के चारों जो उष्म होते हैं, उनमें से 3 आगे के जो श, स और स रहते हैं, उन तीनों के उच्चारण के समय कंपन या गूंज महसूस नहीं होगी, जबकि जब हम ह का उच्चारण करते हैं तब गूंज या नाद महसूस होती है। इस प्रकार ये घोष वर्ण जो होते हैं वो इतने होते हैं, और इनमें हमारी बुनियादी समझ ये काम आएगी कि उच्चारण के समय हम गूंज या नाद को महसूस करके देखें, ताकि परीक्षा में इस तरह की चीज काम आ सके। अब देखिए इनकी संख्या कितनी होती है। अगला प्रश्न यहीं से बनता है कि घोष वर्णों की संपूर्ण वर्णमाला में संख्या कितनी है, तो हम जोड़कर देखेंगे। प्रत्येक वर्ग में 3 मतलब 15, 15 के बाद 5 ये तो हो गए 20, और सभी स्वरों की संख्या कितनी? 11, अर्थात कुल हो गए 31। वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या कितनी है? तो 31। इसमें सभी स्वर है, ध्यान रखना, यवरल पूरे हैं, जबकि उष्मों में से सिर्फ ह है, और वर्गीय व्यंजनों में यानी स्पर्श व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। इस प्रकार घोष वर्णों का वर्गीकरण पूर्ण होता है। फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से वर्ण है वर्णमाला के जिनमें घोष या नाद या गूंज नहीं होती। तो सीधा तरीका तो यह है कि एक तरफ के पूरे याद रख लिए जाएं और बाकी जो बचते हैं उनको दूसरे के साथ रख लिए जाएं। जो साथी ऐसे याद रखने चाहिए कि घोष और अघोष में से हम एक के याद रख लेंगे कि अघोष में कौन से आते हैं, और ताकि हमें ध्यान रह जाए कि घोष में कौन से रहेंगे, तो मैं सलाह दूंगा कि आप अघोष वर्णों को याद रखें, क्योंकि अघोष वर्णों की संख्या कम है। इधर रहे 31, मतलब 44 में से 31 गए तो पीछे बचे 13। जो 13 अघोष हैं तो इनको हम आसानी से याद रख पाएंगे, संख्या में ये कम है। चलिए अघोष में कौन से रहेंगे? तो वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा इधर आ गए, मतलब अब बचे कौन से? वर्गों का पहला और दूसरा। वर्गों का पहला दूसरा वर्ण, वर्गों का पहला दूसरा वर्ण इधर बचा। तो अब देखिए यवरल पूरा आ गया, तो बचे कौन से? श, स और श, ये तीनों आ गए। अब इसके अलावा क्या बचा? तो इसके अलावा अब कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा वर्गीकरण हो चुका है। तो अगर एक को याद रख के दूसरे को आप याद रखने की ट्रिक अपनाते हैं, तब आपके लिए ये बात सही रहेगी कि आप अघोष वर्णों को याद रखें कि अघोष कौन से, पहला, दूसरा और तीनों प्रकार के स। इतना याद रखेंगे कि ये अघोष के अंतर्गत आते हैं, इनके उच्चारण के समय किसी प्रकार का नाद, गूंज, कंपन स्वर यंत्रियों में महसूस नहीं होता, इसलिए इनको अघोष कहते हैं। इनको अगर याद रख लेंगे तो बाकी बचे सघोष। तो सघोषों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, इसलिए सुविधा के हिसाब से आप इनको याद रख लें, बहुत आसानी से हो जाएगा। पहला, दूसरा वर्गों के, यानी कि कुल कितने हो गए? 5 वर्गों के 2 2 10 और 3 ये 13। तो अघोष वर्णों की संख्या भी कितनी हो गई? 13। 13 या संख्या हो गई। तो स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर पूरे के पूरे 44 वर्गों का, वर्णों का जो है अपना वर्गीकरण इस प्रकार है। अब इससे प्रश्न कहां से बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न यहां से बनता है कि स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों को किन भागों में विभाजित किया गया।
अपने को ऑप्शन में दिया जाता है स्वर व्यंजन, ह्रस्व दीर्घ, घोष अघोष, अल्प प्राण महाप्राण, विवार संवार नाद, ऐसे और भी कई प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, पर लेकिन अपने जो साधारण साधारण वर्गीकरण है उनके हिसाब से ये होता है। तो पहला प्रश्न तो ये भागों का हो गया। फिर दूसरा प्रश्न क्या बनता है, घोष और अघोष वर्णों की परिभाषा से भी बन सकता है कि स्वर यंत्रियों में या जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर यंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न होती है, ऐसे वर्णों को कहा जाता है। फिर ऑप्शन में अपने को मिलता है घोष अघोष, अल्प प्राण महाप्राण। तो जिनमें कंपन होगी उसमें घोष, जिनमें नहीं होगी उसमें अघोष। दूसरा सवाल यहां से ये बनता है। अब तीसरा प्रश्न, तीसरी टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि कुछ वर्णों का समूह दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये घोष है या अघोष, या फिर प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि कौन से विकल्प में सभी अघोष वर्ण है, और ऑप्शन में फिर जो दिए जाते हैं तब अपने को चुनना होता है कि जिस ऑप्शन में सारे के सारे अघोष वर्ण होते हैं वो हमारा सही प्रश्न होता है। इसके साथ अपना स्वर यंत्रियों के आधार पर कंपन पूरा होता है, कंपन जो वर्गीकरण है कंपन के आधार पर वो पूर्ण होता है, और आगे हम अन्य प्रकार के वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, ज्यादा वर्गीकरण नहीं बचे, एक दो आधार पर और बचे हैं, जिससे अपना करीब करीब वर्ण विचार पूरा हो जाएगा। साथियों, अगला जो वर्गीकरण है वो हम करेंगे श्वास वायु के आधार पर। जो आपने भली भांति सुन रखा होगा कि अधिक श्वास वायु जिसमें लगानी पड़े वो वर्ण, और कम श्वास वायु जिसमें लगानी पड़े वो वर्ण। तो देखिए, श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, यह बहुत ध्यान रखने की चीज है किस आधार पर कहें, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जाता है कि श्वास वायु के आधार पर या श्वास में लगाए जाने वाले बल के आधार पर, श्वास में लगाए जाने वाले दबाव के आधार पर वर्णों को कौन कौन से भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहां पे वायु से आप प्राण याद रखना कि प्राण लगा रहे हैं, दम लगा रहे हैं श्वास का, श्वास वायु को ही प्राण कहा जाता है। देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण शब्दों से ही ज्ञात होता है कि जिसमें प्राण कम लगे उनको कहेंगे अल्प प्राण, और जिनमें प्राण अधिक लगे, दम ज्यादा लगाना पड़े, उसको कहेंगे महाप्राण। तो साथियों, अल्प प्राण और महाप्राण से समझ जाना है कि कम वायु और अधिक वायु, जिसमें अधिक श्वास वायु का दबाव लगता है उसको कहेंगे महाप्राण, जिसमें कम वायु का दबाव लगता है उसको कहेंगे अल्प प्राण। अब फिर वही बात होती है कि अल्प प्राण कहते किसे, महाप्राण कहते किसे, तो इनकी परिभाषाओं से उठने वाले प्रश्न यहां से सॉल्व होंगे कि अधिक वायु वाले और कम वायु वाले, और बाकी अब इनके वर्गीकरण से सवाल उठेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ण कौन से होते हैं, और महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं। साथियों देखिए, वापस हम वर्गीय व्यंजनों की तरफ से चलेंगे कि वर्गों का कौन कौन से जो व्यंजन है वो अल्प प्राण है। तो देखिए, वर्गों में बोलकर देखिए आप कि क में कम प्राण लगता है, ख में अधिक प्राण लगता है, इस पर जोर लगाना पड़ता है। ग में कम प्राण लगता है, घ में अधिक प्राण लगता है, और वापस अंग में कम प्राण लगता है। मतलब कम प्राण वाले हम इधर रखेंगे। वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, इनमें कम प्राण लगते हैं। अब देखिए, इसका वर्गीकरण को हम थोड़ा अलग से कर लेते हैं कि इस तरफ यानी महाप्राण में वर्गों का कौन कौन सा आएगा। तो वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा इधर आया, मतलब दूसरा और चौथा इधर रहेगा। अब दूसरे और चौथे में अधिक प्राण कैसे लगते हैं, आप ट्राई करके देखिए कि दूसरा होता है क वर्ग का ख, और चौथा होता है घ, दोनों में ज्यादा वायु लग रही है। और दूसरे च वर्ग में जो दूसरा होता है वो होता है छ, और चौथा जो होता है वो होता है झ। वैसे ही आप आगे के तीन और वर्गों का ट्राई करके देख लीजिए कि इनमें प्राण अधिक लगते हैं, और पहले, तीसरे, पांचवें में प्राण थोड़े कम लगते हैं। इसके अलावा अब आगे देखते हैं कि अन्य वर्णों में से कौन से इस तरफ आते हैं अल्प प्राण में, और कौन से आते हैं महाप्राण में। अब आगे देखिए, सबसे पहले आते हैं अंतस्थ। स्पर्शों के बाद में अंतस्थ की बारी आती है। तो अंतस्थ आप बोलकर देखिए, यर लव, इसमें कोई अधिक प्राण नहीं लग रहा है, कम ही प्राण लग रहा है। तो यर लव जो है वो अल्प प्राण में रहेंगे, यर लव अल्प प्राण में रहेंगे। और फिर जो सभी के सभी स्वर होते हैं उनमें भी आप ट्राई करिए कि अल्प प्राण होंगे कि महाप्राण, तो ट्राई कर लो।
अल्प प्राण अ आ ई कोई विशेष प्राण नहीं लग रहा है, मतलब कि ये भी अल्प प्राण है, सभी स्वर। साथियों, अल्प प्राण में अपने को कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसमें बड़ी आसानी से हो सकता है कि आप उच्चारण करके देखिए, वर्ण का अगर बहुत कम वायु लग रही है, बहुत कम दबाव लग रहा है, थकान में भी हम बोल सकते हैं, कम से कम ऊर्जा खर्च होती है, जिनको बोलने हैं वो अल्प प्राण, और जिनमें ताकत ज्यादा लगानी पड़े वो होते हैं महाप्राण। तो ये इतने, इनकी संख्या कितनी हो गई, ट्राई करके देख लीजिए कि पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि ये हो गए 15, 15 और 4 19, 19 और 11 30। इनकी संख्या जो होती है अल्प प्राणों की, वो संख्या होती है 30। संख्या के बारे में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान रखना है कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, कुल 30। अब महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, तो पहले तो दूसरा और चौथा याद रखना है, फिर से यर अलावा इस तरफ आ गया। अब बचे उष्म, तो उष्म पूरे के पूरे इस तरफ आएंगे, स अ, स और ह। इन चारों को बोलने में थोड़े अधिक प्राण लगते हैं, इनका उच्चारण करने में ताकत का भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 वर्गों के 2 2, 5 वर्गों के 2 2 मतलब 10, और 4 14। महाप्राणों की संख्या 14। 14 जो संख्या है वो महाप्राणों की है। अब इनमें से भी प्रश्नों का सेम सेम मामला रहता है, जैसा हमने स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का देखा था कि श्वास वायु के आधार पर इनके वर्ग कौन से होंगे, किन भागों में बांटेंगे। अब किन को अल्प प्राण कहेंगे, किन को महाप्राण कहेंगे। अंततः इनमें कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, अंततः ये समझ काम आएगी कि श्वास वायु होती क्या है। तो एक बार फिर बताता हूं कि श्वास वायु उस वायु को कहते हैं, उस हवा के दबाव को कहते हैं जिस दबाव के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। जिसमें दबाव कम लगता है अल्प प्राण, जिनमें दबाव ज्यादा लगता है उसमें महाप्राण। अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि आप दूसरे चौथे श, स और ह, इनको बोलने में अधिक प्राण का इस्तेमाल करेंगे और इनमें अल्प प्राण में कम इस्तेमाल करेंगे हवा का। तो इस ट्रिक से आप ये याद रखेंगे। घोष अघोष में आपको अघोष के याद रख लेने हैं, बाकी बचे सारे सघोष में। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। ये उलझा हुआ टॉपिक नहीं है, इसको जितना सुलझाया जा सकता था मैंने सुलझा के पेश किया है, और सरल सवाल यहां से बनेंगे, अपने गलत नहीं होने चाहिए, स्पेशली बीएसटीसी पीटीटी के लिए। और आगे की परीक्षाओं में तो इनका बहुत ज्यादा महत्व रहता है, बहुत ज्यादा रोल रहता है। चलिए हम इससे आगे के वर्गीकरण पर नजर डालते हैं। स्वरों के और व्यंजनों के एक साथ किए जाने वाले वर्गीकरण यहां से अपने करीब करीब पूरे होते हैं। अब केवल और केवल व्यंजनों का वर्गीकरण बाकी रहता है। देखिए साथियों, शुरुआत में हमने स्वरों के वर्गीकरण के समय उनका लघु और गुरु में, ह्रस्व और दीर्घ में वर्गीकरण कर लिया था। ठीक वैसे ही अब आगे हमें केवल व्यंजनों का वर्गीकरण करना है। व्यंजनों का वर्गीकरण, यहां से अच्छे खासे ढंग के सवाल बनते हैं जिनको अपने को सोल्व करना होता है। देखिए व्यंजनों के वर्गीकरण में व्यंजनों को उच्चारण स्थलों के आधार पर उच्चारण की दृष्टि से 8 भागों में बांटा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से वो 8 भाग कौन से हैं, उनको एक साथ हम पढ़ेंगे। 8 भाग। पहला सवाल यहीं से बनता है कि केवल व्यंजन वर्णों को उच्चारण स्थलों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो ये बन जाते अपने 8 भाग। पहला सवाल यहीं से ध्यान रखना, यहां पे हम वर्णों को नहीं बांट रहे हैं, केवल व्यंजनों को बांट रहे हैं। स्वर इनमें शामिल नहीं होंगे, केवल और केवल व्यंजन होंगे। अब व्यंजनों में ये 8 भाग होंगे कौन से, पहले हम इन 8 भागों की एक साथ बात करते हैं। तो देखिए पहला सवाल यहीं से बनता है कि सबसे पहले स्पर्शी, स्पर्श नहीं साथियों, स्पर्शी। स्पर्श व्यंजन हमने 25 पढ़े थे, लेकिन इनकी संख्या 25 नहीं है। नंबर 2 अपने को यहां से पढ़ना है संघर्षी, और तीसरे प्रकार के होंगे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी। चौथा टाइप इसका रहता है नासिक्य, नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजनों के बारे में हमने बात उच्चारण स्थलों के समय भी की थी कि ये कौन कौन से होते हैं। फिर देखिए 5वें नंबर पर रहता है प्रकंपित, या इसको हम लुंठित भी कहते हैं, लोड़ित भी कहते हैं। 6 नंबर पे देखिए आप पार्श्विक। 7वें नंबर पे उत्क्षिप्त, इसकी जानकारी भी हमने पहले की थी कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। और फिर नंबर 8 पे रहते हैं अंतिम अपना जो है वो है संघर्ष विहीन। संघर्ष विहीन या संघर्षहीन, ये जो है व्यंजनों का
उच्चारण की दृष्टि से 8 भागों में वर्गीकरण हो गया। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें कौन-कौन से होंगे, कितने होंगे, हमसे हो पाएगा या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां-जहां पे कन्फ्यूजन का मामला बनेगा, उनको मैं पहले अंडरलाइन कर लेता हूं। स्पर्श और स्पर्शी में प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए पहले क्लियर कर लेना कि जिनके ऊपर बड़ी ई की मात्रा या स्पर्श है वो अलग हैं, स्पर्शी अलग हैं और स्पर्श अलग है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं जो कि क से म तक है, जबकि यहां पर क से म तक नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि म तो इसमें आ जाएगा, पांचों के पांचों वर्गों का एक एक लेते हुए 5 नासिक के व्यंजन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सबसे पहले तो इसी को समझ लो। फिर बचे 7, सातों में से स्पर्शी में 25 नहीं आकर केवल 16 ही आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं उनके हम आगे बात करेंगे। एक बार के लिए आप इन आठों को देख लीजिए। हमने पहले बात किन किन की कर ली है, तो नासिक हम पहले समझ चुके हैं, उत्तक्षिप्त हम पहले समझ चुके हैं, और अगर आपने समझने की कोशिश की तो मैंने संघर्ष विहीन भी आपको समझाया था कि य और व जो है इनके उच्चारण के समय किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है, बड़ी आसानी से इनको उच्चरित किया जाता है। तो ये 8 भाग है जिनकी हम चर्चा करेंगे, एक एक को लेते हैं। देखिए सबसे पहले रहते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, अब इनका नाम स्पर्शी क्यों है? तो पहले हमने जब बात की थी कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं 25, तो उनमें बात की थी कि उच्चारण के समय जब ध्वनि मुख के अव्यय यानी कि अपने मुख विवार के अंदर के किसी अव्यय को छूती है तो उसको कहते हैं स्पर्श। लेकिन जब ध्वनि गले से निकलती है तब स्वर यंत्रियों से, किससे? स्वर यंत्रियों से स्पर्श करने वाली ध्वनियां, स्वर यंत्रियों को स्पर्श करने वाली ध्वनियां, ये इसकी सरल से सरल परिभाषा है, सरल से सरल मतलब है। स्पर्श किससे? स्वर यंत्रियों से, तो हो जाएगा स्पर्शी। और अगर स्पर्श मुख विवार के किसी एक उच्चारण स्थल से होता है तो उसको हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। अब इसमें व्यंजन कितने आते हैं, तो संख्या ध्यान रखिए 16। स्पर्श 25 होते हैं और स्पर्शी कितने होते हैं? 16। अब इन 16 में से कौन से कम हुए, तो ध्यान रखना स्पर्श और स्पर्शी में ज्यादा अंतर नहीं है। स्पर्शी जो 25 होते हैं उनमें से ये 16 है, उनमें से एक भी बार नहीं, 25 में से 16 है। तो 25 में से 16 है तो 9 बार कौन से हुए, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, 4 वर्गों के चर वर्ण आते हैं। इसमें से कौन सा वर्ग गायब है, तो ध्यान रखना च वर्ग गायब है। इसमें से च वर्ग गायब क्यों है, तो ध्यान रखना च वर्ग की च का उच्चारण करके देखिए आप, च छ ज झ, इसमें जो है स्वर यंत्रियों में स्पर्श नहीं होकर मुख विवार में ही स्पर्श होता है, तो इसमें संघर्ष भी होता है। तो इसको हम आगे देखेंगे कौन से के अंदर रखा जाए। अब ये जो 16 है ये कौन कौन से हैं, तो क ख ग घ, च वाला वर्ग छूट गया। फिर आता है ट ठ ड और ढ, त थ द और ध, प फ ब और भ। ये जो है 16 का 16 किसके अंदर रहते हैं? स्पर्शियों के अंदर रहते हैं। अब इनमें स्पर्श किस प्रकार होता है, तो आप इनका उच्चारण करके देख सकते हैं, क ख ग घ। इसमें स्वर यंत्रियों में वायु जो है, ध्वनि जो है स्पर्श करके आती, इसलिए इनको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। इनको आप समझ लीजिए। और अगला हम पढ़ते हैं अपना स्पर्शी के बाद संघर्षी। संघर्षी में क्या होता है कि संघर्षी में मुख विवार के अंदर वायु संघर्ष करती हुई बाहर आती है। संघर्षी, संघर्षी व्यंजन ध्वनि हेतु वायु, ध्वनि के लिए वायु मुख के अवयवों, मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई बाहर आती है, घर्षण करती है। सरल से सरल बात में इसको समझना होता है, इनकी परिभाषाएं रटने से कुछ नहीं होगा, इसका जो मतलब है वो समझ में आना चाहिए। स्पर्शी में स्पर्श गले में होता है, संघर्षी में मुख में घर्षण होता है। घर्षण होकर जब ध्वनि बाहर आएगी तब उसको कहेंगे केवल संघर्षी। अगर स्पर्श और संघर्ष दोनों होता है तो उसका वर्गीकरण आगे हम अलग प्रकार से करेंगे। फिलहाल के लिए ये देखिए कि संघर्षी जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए संघर्षी व्यंजन जो है वो मुख में संघर्ष करते हैं, श, स, स, ह। फिर आता है ख, ज और फ। अब ख, ज और फ का हम पहले वर्गीकरण कर चुके हैं। इस बार एक साथ इनके संघर्षी व्यंजनों के अंतर्गत इनको फिर बांटा जाता है, इनके अंदर भी इसको शामिल किया जाता है। तो संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, गिन के देखिए आप, 4 और 3 7 संघर्षी व्यंजन। इनके उच्चारण करके देखिए, श, स, ह, ख,
ज, फ। इनके सबके उच्चारण के समय अपने मुंह के अंदर जो मुख अवयवों के बीच में संघर्ष करती हुई ध्वनि बाहर आती है, इसलिए इनको इस टाइप से अपने को सातों को याद रखना है। ये कौन से रहते हैं? तो संघर्षी व्यंजन, घर्षण करते हुए बाहर आने वाले। अब संघर्षी के बाद देखिए नंबर 3 पे रहते हैं स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्शी भी है और साथ साथ में संघर्षी भी है। स्पर्श संघर्षी, तब इसमें परिभाषा में क्या रहेगा? तो स्पर्श व्यंजन होने के साथ साथ मुख विवर से निकलते हुए घर्षण भी करते हैं। तो इनकी रहेगी स्वर यंत्र में स्पर्श के साथ साथ मुख विवार में घर्षण, मुख में घर्षण। जिनमें ये दोनों खासियत पाई जाएगी उनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के अंतर्गत वर्गीकृत कहेंगे। अब ये रहते कौन से हैं? तो देखिए 4 बचे थे वर्गीय व्यंजनों में से च, छ, ज और झ। ये चारों के चारों स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श भी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। वर्ण कौन से हैं? इसको इस विशिष्ट नाम से क्यों जाना जाता है, इस भाग में क्यों वर्गीकृत किया जाता है और अगली इनकी संख्या क्या है, इन पर आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। इस प्रकार अपने 8 में से 3 जो है इसके प्रकार क्लियर हुए। अब हम चौथे पर चलते हैं, नासिक्य। नासिक्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता हमारी है नहीं, क्योंकि नासिक्य हम उच्चारण स्थलों के साथ पढ़ चुके हैं कि नासिक्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। पांचों जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, पांचों के पांचों वर्ग होते हैं, उनका पांचवा अक्षर अंतिम अक्षर। तो ये कौन कौन से रहते हैं? तो पांचवा अक्षर हम लिख देते हैं, ण, न और म। अब इनको नासिकीय क्यों कहते हैं? तो इनका उच्चारण नासिका से होता है, जो कि हमने पिछली कक्षा में अपने उच्चारण स्थलों में बहुत अच्छे से पढ़ा था, इस पर खूब ध्यान देकर पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि नासिकीय व्यंजनों का उच्चारण स्थल 2 होते हैं, एक तो अपने वर्ग के साथ और दूसरा नासिकीय के अंतर्गत। तो इसमें को समझने में प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहां से सवाल ये सीधा यही पूछा जाता है कि किस विकल्प में नासिकीय व्यंजन है, या फिर प्रत्येक वर्गीय व्यंजन के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थल कौन सा होता है या कौन से वर्ग में उसको विभाजित किया जाता है। इसके साथ अपना नासिकीय पूरा होता है। नासिकीय के बाद रहते हैं अपना पार्श्विक, 5 नंबर पे पार्श्विक। पार्श्व शब्द जो है ये संस्कृत का है, हिंदी में इसको प्रयोग करते हैं। पार्श्व, इसका मतलब होता है इंग्लिश में साइड, एक तरफ से। अब एक तरफ से या दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से जो काम होते हैं उसको कहते हैं पार्श्विक। तो ध्यान दीजिए कि पार्श्विक का मतलब है जीवा के पार्श्वों से ध्वनि निकलती है, जीवा के पार्श्वों से, पार्श्वों से ध्वनि उद्धृत होती है, यानी मुख से जो ध्वनि बाहर आएगी जिस वर्ण के उच्चारण के समय, उस समय जीवा के दोनों साइड से बाहर आएगी, तो उसको कहेंगे पार्श्वों से। अब इसके अंदर एकमात्र वर्ण रहता है ल। पार्श्विक कौन सा है? ल। अब मैंने उच्चारण स्थलों के समय वकारस्य दंतोष्टम की बात की थी कि वह जो है उसका उच्चारण स्थल दंतोष्ट है, इसलिए वो अकेला जिस उच्चारण स्थल में है तो उससे सवाल बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यहां पर भी इसका ध्यान रखना कि ल जो है पार्श्विक में अकेला है, इसलिए यहां से प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है, बहुत अधिक रहती है। अब देखिए पार्श्विक होता कैसे, तो इसका उच्चारण करके देखिए ल। अब ल को उच्चारित करने के लिए अपने जीवा के अग्र भाग को दंत से छूकर टच करके रखना पड़ता है ल। और जब ल के उच्चारण के समय जीवा दांत को टच करती है तो उसको दोनों साइड से, दोनों पार्श्वों से वायु मुख विवर से बाहर आती है, इस कारण इसको पार्श्विक कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसको पार्श्विक क्यों कहते हैं। पार्श्विक एकमात्र है, इसलिए इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके बाद देखिए प्रकंपित। प्रकंपित किसको कहेंगे? यानी जिसके उच्चारण के समय जीवा में कंपन उत्पन्न हो। इस व्यंजन का दूसरा नाम लुंठित भी होता है, लुंठित या लोड़ित भी कहते हैं इसको। अब जिस वर्ण के उच्चारण के समय, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीवा में कंपन उत्पन्न होता है, उसको हम कहेंगे प्रकंपित या लुंठित। और यह कौन सा होता है? जीवा में कंपन, याद रखना, जीवा में कंपन। अब जीवा में कंपन कौन उत्पन्न करता है? तो आप समझ गए होंगे, ल के बाद र। र का उच्चारण करके देखिए, र, र के उच्चारण के समय जीवा में एकदम कंपन उत्पन्न होती है, इसलिए इसको कहते हैं प्रकंपित। क्लियर? पार्श्विक और प्रकंपित हो गए। साथियों ध्यान रखना कि प्रकंपित में भी एक ही होता है र, तो इसको लुंठित या प्रकंपित के अंतर्गत पूछा जाता है, तब अपने को र करना है इसका आंसर। इन दोनों की मोस्ट प्रायिकता बनती है प्रश्न पूछे जाने की कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। अब साथियों आठों में से 2 प्रकार बचे हैं, कौन कौन से? तो देखिए अगला है अपना
उत्तक्षिप्त व्यंजन, अब इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन यहां पे हम इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, इनको उत्तक्षिप्त क्यों कहते हैं, जो मैंने पढ़ाते समय आपको कहा था कि आगे समझेंगे। अब क्या है कि उत्तक्षिप्त व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीवा जो है ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाती है एकदम झटके के साथ, ड़ और ढ, तो इस समय जीवा ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाने के कारण इसको कहते हैं उत्तक्षिप्त। तो देखो, उच्चारण के समय जीवा झटके से फेंकी जाती है, झटके से फेंकी जाती है, इसको याद रखना, फेंकी जाती है, इससे अपना हो जाएगा। उत्तक्षिप्त कौन से होते हैं, तो इसको हमने पहले ही कर रखा है, ड और ढ, जिन दोनों के नीचे बिंदियां होती है, बिंदियों का विशेष रूप से ध्यान रखना। प्रश्न यह भी हो सकता है कि उत्तक्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या 2 होती है, और उत्तक्षिप्त व्यंजन कहते किसको और क्यों कहते हैं, ये सभी प्रकार के सवाल यहां से बनते हैं। जीवा के झटके के साथ फेंकी जाने के कारण इनको उत्तक्षिप्त कहते हैं। उत्तक्षिप्त होते कौन से, ड और ढ, और अपना आठों में से अंतिम वर्गीकरण रहता है संघर्षहीन। संघर्षहीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय किसी प्रकार का घर्षण पैदा नहीं होता या घर्षण उत्पन्न नहीं होता, कोई घर्षण नहीं, कोई घर्षण नहीं, ऐसे सीधे सीधे वर्ण कौन से हैं, तो अपने सामने दो ही बचे हैं। जो 33 है व्यंजनों का सबका वर्गीकरण हो गया। आप सोचेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ 2 ही व्यंजन वर्ण बचे हैं जिनका वर्गीकरण हो नहीं पाया, और वो है य और व। देखिए, बड़े ही बिना संघर्ष के बड़े सॉफ्टली बोले जाते हैं, य और व। इसका कारण यह है कि इनकी स्थिति अंतस्थ है। हमने अंतस्थ व्यंजनों के अंदर इसको देखा था कि अंतस्थ स्थिति के कारण ये न तो स्वरों में गिने जाते हैं, न पूरी तरह से व्यंजनों में गिने जाते हैं। इस कारण इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि अर्धस्वर किस किस को कहा जाता है, तो अर्धस्वरों की संख्या कितनी, 2। संघर्षहीन कितने, य और व 2। इनको संघर्ष विहीन या संघर्षहीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय किसी भी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न नहीं होता। इसके साथ साथियों, अपने व्यंजन वर्गों के वर्गीकरण के आठों वर्गों में हमने अच्छी प्रकार से इनको वर्गीकृत करके देखा है। मेरी समझ से जो छठा, सातवां, आठवां और पांचवां, ये 4 जो हमने प्रकार यहां पर पढ़े, उनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊपर के जो हमने पढ़े थे, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी और नासिकीय, उनसे प्रश्नों की प्रायिकता कम रहती है, जबकि अंत वाले ये जो 4 है, इनसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें संख्या में वर्ण कम है और थोड़े रेयर भी है। मैंने प्रयास किया है कि आपको सरल से सरल तरीके में पढ़ाया जाए, आपको परिभाषाओं में नहीं उलझाया जाए, इसलिए ट्रिकली वे में आपको सरल सरल बताया है और विभाजित किया है इसको। इसके साथ आज की अपनी कक्षा जो है समाप्त करते हैं। अपन अगली कक्षा में मिलेंगे शब्दकोश क्रम के साथ। साथियों, वर्ण विचार का जो टॉपिक है उसको करीब करीब हम यहाँ से खत्म करते हैं। शब्दकोश क्रम जो है वो लिपि के सहारे चलता है, और उसको हम शब्दकोश क्रम के अगले टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको अलग से कक्षा मिलेगी। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और मिलेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।